हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेशन। ये 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके कंपार्टमेंट एग्जाम का। मैं चाहती हूँ हम लोग थोड़ा टफ क्वेश्चन सॉल्व करें ताकि अगर टफ भी आ गया बाई चांस तो हम उसको भी कर ले जाएं, उसमें भी हम फंसे ना। ओके तो इसलिए हम थोड़ा टफ क्वेश्चन वाला पेपर सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप घबराना बिल्कुल मत। मैं कुछ नए कॉन्सेप्ट्स भी आपको सिखाते रहूंगी क्वेश्चंस के थ्रू। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा 2018 का पेपर है। ओके एंड यस, स्टार्ट करते ही ट्रेन आ गई हमारी, पर कोई बात नहीं, एज यूजुअल है ये। तो ये बायोलॉजी का पेपर है आपका। इसमें कई सारे क्वेश्चंस होंगे, हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन भी करूंगी। ओके मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे अपने कॉपी में लिख के आना है, ताकि आपको पेपर प्रेजेंटेशन भी पता चलते रहे साथ साथ। देखो यहाँ पे आपको सेक्शन ए पे फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, राइट द पॉसिबल जीनोटाइप्स ऑफ पर्सन विद ब्लड ग्रुप बी। पर्सन विद ब्लड ग्रुप बी। देखो हम लोगों में 3 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, इसलिए हमारे ब्लड को ग्रुप को ए बीओ ब्लड ग्रुपिंग भी कहते हैं। ठीक है, ए बीओ ब्लड ग्रुपिंग भी कहते हैं। ए वाला जो, और देखो ये 3 ब्लड ग्रुपिंग है, यानी कि 3 तरह के फिनोटाइप है। आई एम सॉरी, ये एबीओ ब्लड ग्रुपिंग होता है हमारे अंदर। इसमें 4 तरह के फिनोटाइप बनते हैं। कितने फिनोटाइप बनते हैं? 4 फिनोटाइप। कैसे बनते हैं मैं बताती हूँ, चिंता मत करो। फिनोटाइप बनता है कैसे, देखते हैं। 4 फिनोटाइप। एक तो फिनोटाइप होता है ए। जैसे अगर मैं आपका ब्लड ग्रुप पूछूं तो आप कहोगे ए ब्लड ग्रुप है, बी है, ए बी है या फिर ओ है। यानी कि 4 तरह के ब्लड ग्रुप आप बता सकते हो। ए बी है या फिर कह सकते हो ओ है। ये 4 तरह के आप फिनोटाइप बता सकते हो, यानी कि जो बाहर से दिखे आपको। सब लोग बता सकते हैं कि मेरा ब्लड ग्रुप ए है, ए बी है, कि ओ है या फिर आपका बी है, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, इसी को कहते हैं ब्लड ग्रुप के 4 फिनोटाइप है। आप इस बात को ध्यान रखना, ब्लड ग्रुप के कितने फिनोटाइप है? 4 फिनोटाइप है। इस चीज को नोट डाउन कर लेना कहीं। एक आप जहां भी मैंने आपका कंपार्टमेंट एग्जाम वाला सिलेबस खत्म कराया है, उसके बाद के पेज से जो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में चीजें बता रही हूँ एक्स्ट्रा, उसको आप नोट करते जाना। ठीक है, नोट करने से याद होता जाएगा आपको। तो 4 फिनोटाइप होते हैं, ठीक है, और टोटल 6 जीनोटाइप होते हैं। कितने जीनोटाइप होते हैं? 6। मैं बताती हूँ कैसे। ठीक है, रुक जाओ, मैं इसे मिटा लूं। यस, 4 फिनोटाइप होते हैं, लेकिन टोटल जीनोटाइप की अगर मैं बात करूं तो जीनोटाइप आपके कितने होंगे? 6 होंगे। मैं बताती हूँ आपको कैसे होते हैं। देखो इसमें से ना आपका 2 डोमिनेंट होता है। ए और बी क्या होते हैं? डोमिनेंट अलील हैं, और ओ क्या है? आपका रिसेसिव है। ओ वाला क्या होता है? आपका रिसेसिव होता है। ठीक है, जस्ट अ मिनट। यस, ओ वाला क्या होता है? रिसेसिव होता है। तो जब भी ओ वाला किसी के साथ होगा तो उसके होने का कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जब ए और बी के साथ ओ होगा तो ए और बी अपने आप को प्रदर्शित करेंगे, लेकिन ओ नहीं कर पाएगा। अपने आप को शो ऑफ करेंगे। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं। यस, देखो अगर मैं कहूँ बी ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप के लिए 2 जीनोटाइप हो सकते हैं। एबीओ ब्लड ग्रुप के लिए जो जीन होता है उसको हमेशा स्मॉल आई या कैपिटल आई से आप दिखा सकते हो, आपकी इच्छा। स्मॉल आई या कैपिटल आई। अगर बी के लिए है तो आई बी लगा दोगे ऊपर, आई बी आई बी। ये एक तरीका हुआ, एक जीनोटाइप। दूसरा जीनोटाइप इसका हो सकता है आई बी आई ओ। ओ तो अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा नहीं। कभी ओ बी ब्लड ग्रुप नाम सुना है? नहीं सुना होगा। या तो ए बी सुना है, या तो ए सुना है, या तो बी सुना है, और ओ भी सुना आपने, लेकिन ओ बी वगैरह नहीं सुना होगा कभी। तो इन दोनों का मतलब क्या है? बी ब्लड ग्रुप। तो क्वेश्चन आपका यही पूछ रहा है, व्हाट आर द जीनोटाइप्स ऑफ पर्सन विद ब्लड ग्रुप बी, तो आपका आंसर ये जाएगा। ठीक है, आई बी और आई ओ, ये 2 जीनोटाइप हो सकते हैं पर्सन विद ब्लड ग्रुप बी के। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, इतना सा। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, आपको ये दोनों पॉइंट लिखने हैं कि बी ब्लड ग्रुप कैन हैव फॉलोइंग जीनोटाइप्स। नंबर 1 आई बी, नंबर 2 आई ओ। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, अगर मैं ये ए का पूछ ले आपसे, बी का नहीं पूछ के ए का पूछ लेता तो क्या करते आप? ए की भी प्रिपरेशन कर लेते हैं ना। देखो अगर आपसे ए का पूछ ले तो आई बी जहां जहां लिखा है वहां क्या हो जाएगा? आई ए। ठीक है, वहां क्या हो जाएगा? आई ए। जैसे देखो ए ब्लड ग्रुप का पूछे तो यहाँ क्या हो जाएगा? आई ए, और यहाँ क्या हो जाएगा? आई ए आई ओ। ऐसे हो जाएगा। तो टोटल कितने फिनोटाइप अभी तक आपने पढ़े? 4 फिनोटाइप। जीनोटाइप कितने हो गए? 2 बी के और 2 ए के, टोटल 4 हुए। अभी 2 और जीनोटाइप देखने वाले हैं हम।
ये तो ए का हो गया, नोट डाउन करते जाना। बी के लिए कौन कौन से जीनोटाइप हैं, ए के लिए कौन कौन से जीनोटाइप हैं, और अब पढ़ने जा रहे हैं ए बी के लिए। ठीक है, अब पढ़ने जा रहे हैं ए बी के लिए। अब पढ़ने जा रहे हैं किसके लिए, ए बी के लिए। देखो, अगर आपका ए बी ब्लड ग्रुप दे रखा है तो उसके लिए फिनोटाइप होगा आई ए और आई बी, यही एकमात्र होगा। 5 फिनोटाइप हो गए। अगर आपसे ओ के लिए पूछे तो आपका फिनोटाइप होगा आई ओ। 6 जीनोटाइप, फिनोटाइप नहीं जीनोटाइप। तो टोटल 6 जीनोटाइप होते हैं और आपके क्या होते हैं, 4 आपके फिनोटाइप होते हैं। 4 फिनोटाइप, 6 जीनोटाइप। ठीक है, अगर आपसे ए बी का पूछता है तो आप लिखोगे आई ए आई बी। अगर आपसे ओ का पूछता है तो आई ओ। अगर आपसे ए का पूछता है तो आई ए प्लस आई ओ। ठीक है, अगर आपसे बी का पूछ रहा है, जो कि आपको क्वेश्चन में पूछ रखा है, तो आंसर जाएगा आई बी एंड आई ओ। ठीक है, आपको स्क्रीन पे लिखा मिल जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, मैं मार्क करवा भी चुकी हूँ। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी नहीं था, बहुत छोटा सा था, पर मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहती थी अच्छे ढंग से, इसलिए मैंने इसको लेंदी किया। ठीक है, तो आप परेशान मत होना, ये नहीं सोचना कि एक क्वेश्चन में इतना टाइम, अरे बाप रे, ऐसा कुछ नहीं। और क्वेश्चन इजी है, चिंता मत करो। नेक्स्ट, अक्सर क्या होता है ना, हम पहला क्वेश्चन हार्ड देख करके भाग जाते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी कभी बीच वाले क्वेश्चन या लास्ट के क्वेश्चन बेहद इजी होते हैं। आप क्वेश्चन कॉन्फिडेंस से पढ़ना, हार मत मान लेना पहला दूसरा क्वेश्चन पढ़ के। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ कॉजेटिव एजेंट ऑफ निमोनिया लो। ये तो हमने डायरेक्टली पढ़ा था कि निमोनिया कौन कॉज करता है। आप ही लोग कमेंट में लिख के बता देना आपको याद है कि नहीं याद है। आप बताना मुझे, आप कितने क्वेश्चन इसमें से कर पाए, आप मुझे जरूर बताना कितने क्वेश्चन आपके दिमाग में थे, आते थे आपको। ठीक है, तो कॉजेटिव एजेंट ऑफ निमोनिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई। कोकस न्यूमोनियाई, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई होता है कॉजेटिव एजेंट। और इसका सिम्टम क्या होगा। अच्छा, जब भी आप साइंटिफिक नेम लिखना बेटा, तो एक बात जरूर ध्यान रखना, साइंटिफिक नेम लिखने के टाइम पे ना इसको अंडरलाइन करना बहुत जरूरी होता है। ये दोनों अंडरलाइन करना होगा और सेपरेटली अंडरलाइन करना होगा, एक ही अंडरलाइन से सबको मत मार्क कर देना। और आपका जो स्ट्रेप्टोकोकस है, यानी जो पहला वर्ड है उसका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, और जो दूसरा वर्ड है उसका पहला लेटर स्मॉल लेटर होना चाहिए। यहाँ पे पी स्मॉल लेटर है। ठीक है, ये लिखने का तरीका होता है साइंटिफिक नेम लिखने का। कोई भी बैक्टीरिया का, कोई भी चीज का आप साइंटिफिक नाम लिखोगे तो तरीका यही रहेगा। अब पूछ रहा है कि एक स्पेसिफिक सिम्टम बता दो, तो सिम्टम ये होता है बेटा, एल्वियोलाई जो होती है ना, लंग्स के अंदर एल्वियोलाई होती है, उस एल्वियोलाई में वाटर भर जाता है। क्या भर जाता है, पानी भर जाता है। ठीक है, ठीक है, उस एल्वियोलाई में क्या भर जाएगा, पानी भर जाएगा, वाटर फिल्ड एल्वियोलाई, जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है। ऑल्सो आपके जो नाखून होते हैं, होठ वगैरह होते हैं, ये हल्के ग्रे या ब्लू कलर के पड़ने लगते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बॉडी में। क्योंकि एल्वियोलाई में पानी भर गया तो ऑक्सीजन एक्सचेंज कौन करेगा बॉडी से, नहीं हो पाएगा, दिक्कत होगी। इसलिए इसमें क्या होता है, वाटर फिल्ड एल्वियोलाई होती है, जिसकी वजह से ब्लूइश नेल हो जाते हैं, और होठ भी क्या हो जाते हैं, ब्लू कलर के हो जाते हैं, जैसे जहर वगैरह खाने पे होते हैं वैसे। ओके, नेक्स्ट, वाई डू कैटल एंड गोट जनरली डू नॉट ब्राउज ऑन कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस होता है मतलब मदार का पौधा, मदार जानते हो ना, शिव भगवान को चढ़ाया जाता है, एक फूल होता है मदार का फूल। तो कैलोट्रोपिस में ना एक टॉक्सिन पाया जाता है, बिकॉज इट हैव ए टॉक्सिन। उस टॉक्सिन का नाम क्या है, उसके टॉक्सिन का नाम है कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स। कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स नाम का इसके पास टॉक्सिन होता है। टॉक्सिन मतलब जहर होता है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिजम्स उसे नहीं खाते। कोई भी गाय भैंस, जो भी जंतु लोग हैं, वो ये कैलोट्रोपिस को नहीं खाते, मदार के पौधे को नहीं खाते। क्यों, क्योंकि उसमें जहर पाया जाता है। अगर वो उसे खा लेंगे तो उनकी डेथ भी हो जाएगी, या फिर उनकी रिप्रोडक्शन की एबिलिटी खत्म हो सकती है। इसलिए कभी भी कोई भी जानवर इसे नहीं खाता। ठीक है, गिव एनी वन रीजन, तो हमने रीजन दे दिया, because it have toxin called cardiac glycosides and if animals eat them they can get killed। ठीक है, नेक्स्ट चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन है माल्ट। माल्ट का फुल फॉर्म होता है म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, आपको लिखा मिल जाएगा म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ये क्या होता है, ये एक लिम्फोइड टिश्यू होता है। ये कहाँ मिलता है, ये मिलता है आपके यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट में। ठीक है, लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, क्योंकि स्पेस नहीं है मेरे पास। यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट में
या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, हर ट्रैक्ट की लाइनिंग पे ये मिल जाता है म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। और आपकी बॉडी का 50% लिम्फोइड टिश्यू माल्ट ही होता है। ठीक है, तो हमने लोकेशन भी बता दी और हमने माल्ट का फुल फॉर्म भी बता दिया। ओके, नेक्स्ट, राइट द डोमिनेंट ट्रेट इन पी प्लांट्स ऑब्जर्व बाय मेंडल। याद करो, जब मैंने आपको जेनेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 पढ़ाया था, यानी फर्स्ट चैप्टर ऑफ जेनेटिक्स पढ़ाया था, उसमें मैंने मेंडल के 7 कैरेक्टर बताए थे और मैंने एक चार्ट वीडियो के लास्ट में अटैच किया था, बोला था उसको देख के आना, उसको नोट कर लेना। तो ये क्वेश्चन वहीं से है। कलर ऑफ पी पॉड आपका ग्रीन होता है। ग्रीन क्या होगा? डोमिनेंट होगा। ग्रीन क्या होता है? डोमिनेंट होता है, डोमिनेंट होता है। और होता है आपका येलो हो जाता है कलर ऑफ पॉड, और येलो क्या होगा? रिसेसिव होगा, रिसेसिव होगा। ठीक है, येलो रिसेसिव होगा, ग्रीन क्या होगा? डोमिनेंट होगा। किसके लिए? कलर ऑफ पी पॉड। अगर मैं दूसरे की बात करूं, फ्लावर पोजीशन की बात करूं मैं यहाँ पे, तो फ्लावर पोजीशन होता है एक्सियल। एक्सियल क्या होगा? डोमिनेंट होगा। आप स्पेलिंग लिख लेना, ऊपर लिखा हुआ है डोमिनेंट। और टर्मिनल, टर्मिनल टर्मिनल क्या होता है? रिसेसिव होता है। एक्सियल डोमिनेंट होगी, एक्सियल पोजीशन ऑफ फ्लावर डोमिनेंट होगी, टर्मिनल क्या होगी? रिसेसिव होगी। एक्सियल मतलब क्या होता है? अगर कोई फूल है, वो जहां से टहनी निकली है उसके जस्ट शुरुआत में प्रेजेंट है तो उसे एक्सियल कहेंगे, और टहनी के अंत में प्रेजेंट है तो उसे टर्मिनल कहते हैं। जैसे मान लो ये कोई फ्लावर है, ठीक है, ये कोई पौधा है, इसकी ये टहनी है, टहनी के यहाँ पे फूल उग रहा है तो ये क्या है? टर्मिनल। लेकिन अगर ये टहनी है, टहनी के यहीं पे फूल उग जाए तो इसको हम कहेंगे एक्सियल। ठीक है, बात समझ में आई? ऐसे कुछ आपको करना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, आपका नेक्स्ट लिखा हुआ है आफ्टर सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मैंने पूरी प्रोसेस अच्छे से पढ़ा रखी है। अगर आपको कोई भी टॉपिक में यहाँ पे डाउट हो रहा है ना, तो आप उसके रेस्पेक्टिव लेक्चर में जाके देखो। रिवीजन का यही मतलब होता है, जब आप रिवाइज करने बैठो, कहीं फंसो तो जाके उस टॉपिक को वापस से देखो। ठीक है, देखो इधर, आफ्टर सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जब करवाते हैं तो इथिडियम ब्रोमाइड से स्ट्रेन करते हैं। बताना कौन से कलर की डाई होती है, ये कमेंट में लिख के मुझे जरूर बताना। इथिडियम ब्रोमाइड कौन से कलर की होती है, मैंने आपको बता रखा है लेक्चर्स के दौरान। ठीक है, तो इथिडियम ब्रोमाइड डाला जाता है, क्यों डाला जाता है और फिर वापस से उसे क्यों यूवी के अंदर देखा जाता है? तो इसका आंसर मैं आपको लिख देती हूँ, स्क्रीन पे लिखा आपको मिल जाएगा। बिकॉज इथिडियम ब्रोमाइड हेल्प्स इन विजिबिलिटी ऑफ विजिबिलिटी ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट। ठीक है, डीएनए फ्रैगमेंट की विजिबिलिटी अच्छी करने में हेल्प करती है। ये करती क्या है? इथिडियम ब्रोमाइड हेल्प्स द डीएनए टू एब्सॉर्ब यूवी रेज एंड इमिट विजिबल रेज। विजिबल इमिट होगी तभी आप उसे देख पाते हो। तो इथिडियम ब्रोमाइड क्या करेगी? डीएनए में यूवी रेज को अब्सॉर्ब कर लेगी, इसलिए यूवी रेज को अंडर दिया था। एब्सॉर्ब करने के बाद वो क्या इमिट करेगा? विजिबल रेज, जिसकी वजह से आपको आसानी से डीएनए फ्रैगमेंट दिख जाएगा। यूवी रेज को आप देख नहीं सकते। ठीक है, तो आपको आंसर लिखा स्क्रीन पे मिल जाएगा क्योंकि मेरे पास जगह कम है। नेक्स्ट, व्हाट आर साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए क्या है? और स्टेप्टोकाइनेज जो है वो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल प्रेस्क्राइब बाय डॉक्टर, वो क्या है? ठीक है, तो देखते हैं, चलो जस्ट अ मिनट। ठीक है, साइक्लोस्पोरिन ए, याद करो मैंने बताया था, ये मैंने माइक्रोब्स वाले चैप्टर में बताया था, चैप्टर नंबर 10 में। 3 ही लेक्चर थे चैप्टर नंबर 10 के, जाके देख लेना। ठीक है, साइक्लोस्पोरिन ए ट्राइकोडर्मा से रिलीज होता है। ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा क्या होती है? एक तरह की आपकी फंजाई होती है। ठीक है, ट्राइकोडर्मा क्या होती है? फंजाई होती है विच रिलीज साइक्लोस्पोरिन ए केमिकल। ये आपके सर्जरी में दिया जाता है। जो आपके ट्रांसप्लांटेशन होते हैं ना, किडनी ट्रांसप्लांटेशन, तो उस समय क्या होगा? किडनी अगर आपको कोई डोनेट कर दे और आपकी बॉडी में किडनी आ जाए, तो आपकी इम्यून सिस्टम उस किडनी को मारना चाहेगा कि कौन बाहर से आ गया, लेकिन आपका इम्यून सिस्टम उस पर रिएक्ट ना करे, इसलिए साइक्लोस्पोरिन ए दिया जाता है ताकि इम्यून सिस्टम सप्रेस रहे। ये क्या है? सप्रेसिव इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग है। इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है, दबा देता है। ठीक है, नेक्स्ट, स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या है? स्ट्रेप्टोकाइनेज एक आपका होता है, एक आपका केमिकल होता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या करेगा? क्लॉट ब्रस्टर होता है, ब्रस्टर।
ठीक है। स्ट्रेप्टोकाइनेस क्लॉट ब्रस्टर होता है, यानी कि खून का अगर थक्का जम गया है कहीं आपके बॉडी के अंदर ही, तो आपकी ब्लड वेसल में जाके वो फंस सकता है। मान लो मेरी इस उंगली की ब्लड वेसल में आके क्या हो गया, ये थक्का खून का फंस गया। फंसने के बाद मेरी उंगली में ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी और मेरी उंगली क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी। तो आपके बॉडी के अंदर अगर क्लॉट बन गया है, यानी खून जम गया है बॉडी के अंदर, तो उसको तोड़ने के लिए, उसको वापस से लिक्विड बनाने के लिए कौन यूज किया जाता है, स्ट्रेप्टोकाइनेस। ये एक बैक्टीरिया रिलीज करता है, उस बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, तो ये चीजें आप याद रखना। नेक्स्ट, आपका 8th क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन फॉर पी डिग्री चार्ट फॉर कैरियर मदर एंड फॉर सफरर सन। हमेशा मदर को ना ऐसे सर्कल से दिखाया जाए, कोई भी फीमेल हो तो उसको सर्कल से दिखाया जाता है, कोई भी मेल हो तो उसको कैसे दिखाते हैं, रेक्टेंगल से। तो आप कहोगे सफरर सन क्या होगा, रेक्टेंगल होगा पर उसको कलर कर देंगे। इसका मतलब क्या है, सफरर सन, सफरर सन। ठीक है, आप एक लाइन में लिखोगे सफरर सन, ऐसे बना के दिखाओगे। और किसके लिए, हीमोफीलिया के लिए है, तो ब्रैकेट में लिख सकते हो एक्स एच और क्या होगा उसके पास वाई। एच मतलब कि उसको हीमोफीलिया का जीन है उसके अंदर। जब मदर कैरियर है तो वह अफेक्टेड नहीं है, तो सिंपल सर्कल बनाओगे, उसे फिल नहीं करोगे। दूसरा पॉइंट लिखोगे, सर्कल बना के उसे फिल नहीं करोगे। इसके सामने क्या लिख दोगे, इसके सामने लिखोगे एक्स एच और एक्स। इसमें एक एक्स बिल्कुल नॉर्मल है, इसलिए फीमेल अफेक्टेड नहीं होती है। ठीक है, अगर आप लोग कहोगे तो मैं पी डिग्री पे कोशिश करूंगी एक लेक्चर बना दूं और उसके क्वेश्चन सॉल्व कराने की आपको कोशिश कर दूं, मैं देखती हूँ अगर हो पाता है तो करूंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, राइट द फुल नेम ऑफ द टेक्निक यूज्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ अर्ली एम्ब्रियो इन द यूटेरस ऑफ मदर। एम्ब्रियो को अगर ट्रांसफर करना है तो याद करो, चैप्टर नंबर 4 में आपको एक पढ़ाया है मैंने, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। यूटेरस के अंदर जब भी एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया जाता है तो उस टेक्निक को हम कहते हैं इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर कहते हैं। ट्रांसफर चैप्टर नंबर 4 में पढ़ाया था, IUT कहेंगे उसे। ठीक है, what write the minimum number of blastomeres of embryo must have before being transferred। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट है, मैं बता देती हूँ आपको। ब्लास्टोमेयर्स हमेशा कितने होते हैं, 16 सेल्स होते हैं। एक होता है बेटा आपका मोरूला, मैं यहाँ पे नीचे लिख रही हूँ, आप देखना जरा। एक होता है मोरूला, मोरूला होता है आपकी एम्ब्रियो की स्टेज जब कितने सेल्स हो, 8 सेल्स हो। और एक होता है ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट भी एम्ब्रियो की स्टेज होती है जब उसमें कितने सेल्स होंगे, 16 सेल होंगे। तो ब्लास्टोसिस्ट में कितने सेल होने चाहिए, 16 सेल। और मोरूला अगर आपसे कहे तो कितने सेल होने चाहिए, 8 सेल। ये कौन है, ये दोनों आपके कुछ नहीं बस एम्ब्रियो हैं, एम्ब्रियो हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है। फिर आते हैं अपने क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आपका डन हो गया कि राइट द मिनिमम नंबर ऑफ ब्लास्टोमेयर्स, तो आपका हो गया 8 से 16 हो सकते हैं, 16 ज्यादा करेक्ट है। और ये फुल नेम ऑफ टेक्निक यूज तो वो है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, IUT। ओके, तो इस तरह से आप लिख सकते हो। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये है फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर 3D इमेज ऑफ टिश्यू आर एसेंशियल। तो 3D इमेज कौन सी टेक्निक बनाती है, तो उस टेक्निक का नाम है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। टोमोग्राफी यानी कि सिटी स्कैन का नाम आपने सुना होगा। सिटी स्कैन जो है ना वो 3D इमेज बनाती है, किसका यूज करके, एक्सरेज यूज करके। एक्सरे यूज करके वो क्या बनाती है, 3D इमेज बनाती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर किसी को कैंसर है तो उसे कंप्यूटर टोमोग्राफी कराना पड़ता है 3D इमेज निकालने के लिए। और ये क्या करती है, एक्सरेज को यूज करती है। ठीक है, कंप्यूटर टोमोग्राफी किसे यूज करती है, एक्सरेज को। नेक्स्ट पूछ रहा है, नेम द टेक्निक। अच्छा, नेम द टेक्निक बोला है तो नाम हमने दे दिया। एंड द बेसिस ऑन विच इट कैन जनरेट द 3D इमेज, तो कह सकते हैं एक्सरे के बेसिस पे ही ये 3D इमेज जनरेट करती है। So computer tomography is a technique which is used to generate 3D image with the help of X-rays। ये इसका आंसर हो जाएगा आपके 10th क्वेश्चन का। I'm sorry, yes। नेक्स्ट आपका 12th क्वेश्चन है, when DNA from two different sources are cut by same restriction enzyme, the resultant DNA fragment have different kind of sticking ends। नहीं बाबा, डिफरेंट क्यों होगा, जब सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया तो सेम ही होगा ना। जब दो डीएनए को सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया है तो दो सेम आपको फ्रेगमेंट मिलेंगे। याद करो, मैंने कहा था आपको बायोटेक्नोलॉजी में कि दो
अगर फॉरेन डीएनए है और आपका डीएनए है, आप उसे कट करना चाहते हो तो सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करो, ताकि सेम से कट मिले और आप उनको फिक्स कर सको। ऐसा कुछ मैंने कहा था। पर ये भाई साहब क्या कह रहे हैं कि डिफरेंट काइंड्स, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। जब असर्शन गलत तो सब कुछ गलत, ठीक है? असर्शन गलत तो सब कुछ गलत, क्योंकि कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है डी के अलावा जिसमें असर्शन को फॉल्स कह रहा है, ठीक है? तो डी ऑप्शन चला जाएगा। अरे मैंने इसे काट क्यों दिया? ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है? मूविंग अहेड, यहाँ पे आपको 13th क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। अगेन असर्शन रीजन, लार्ज होल इन स्विस चीज। स्विस चीज में जो लार्ज होल होता है, ये प्रोडक्शन ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय स्पेसिफिक माइक्रोब। बिल्कुल सही बात है। किसी भी चीज में जो छेद हो जाता है, जैसे ब्रेड वगैरह में भी छेद छेद रहता है ना बीच बीच में, तो वो किस वजह से है? कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोडक्शन की वजह से है। The specificity of characteristic texture, flavor and taste of Swiss cheese is due to the use of Propionibacterium starmani। बिल्कुल सही बात है। स्विस चीज जो बनाता है वो होता है Propionibacterium starmani। तो ये आपके दोनों बिल्कुल सही बात है एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो आपका ए ऑप्शन सही चला जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट, अच्छा मैंने इसको कैसे फाइंड आउट किया? देखो, असर्शन में स्विस चीज की बात कर रहा है, रीजन में बता रहा है कि कौन स्विस चीज बनाने में हेल्प कर रहा है, तो दोनों क्या है? रिलेटेड है। रिलेटेड है तो ऑफकोर्स क्या ऑप्शन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन, द प्रोजेनी इन टेस्ट क्रॉस। बेटा टेस्ट क्रॉस यहाँ इंपॉर्टेंट है, मैंने गलती से स्किप कर दिया था, पर मैं टेस्ट क्रॉस आपको बता देती हूँ। मुझे टेस्ट क्रॉस बताना था पर जल्दीबाजी के चक्कर में मेरे माइंड से स्किप हो गया था टेस्ट क्रॉस बताना आपको जेनेटिक्स के लेक्चर में। तो आप अभी जान लो टेस्ट क्रॉस क्या होता है। टेस्ट क्रॉस मतलब होता है द क्रॉस इन विच वन पैरेंट इज रिसेसिव पैरेंट इज क्रॉस्ड विथ हेट्रोजाइगस फीलियल जनरेशन। जैसे मान लो कैपिटल टी है, कैपिटल टी सॉरी स्मॉल टी है, इनका जो बच्चा हुआ वो कैपिटल टी स्मॉल टी हुआ। अब इसको अगर आप इसके साथ क्रॉस करवा दो स्मॉल टी के साथ, तो इसी को हम क्या कहेंगे? टेस्ट क्रॉस कहेंगे। इसी को हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं, ठीक है? इसी को हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। मीन्स क्रॉस बिटवीन हेट्रोजाइगस। ये क्या है? हेट्रोजाइगस है। हेट्रोजाइगस फीलियल, फीलियल मतलब बच्चे, मैंने बताया था। फीलियल विथ द रिसेसिव पैरेंट, रिसेसिव पैरेंट। ये चीज क्या कहलाती है? आपकी टेस्ट क्रॉस कहलाती है। इस डेफिनेशन को अच्छे से याद रखना प्लीज, ओके नाउ। और ऐसे बना के भी दिखा देना कि इसी को टेस्ट क्रॉस कहते हैं। अब क्वेश्चन को बढ़ते हैं। द प्रोजेनी ऑफ टेस्ट क्रॉस कैन बी इजिली एनालाइज्ड बाय टू प्रेडिक्ट द जीनोटाइप ऑफ द टेस्ट ऑर्गेनिज्म। यस, जो भी हेट्रोजाइगस को आप चेक कर रहे हो ना, अगर आप उसे रिसेसिव पैरेंट से मेट करवा रहे हो या क्रॉस करा रहे हो, तो उसकी वजह से उसका जीनोटाइप पता चल जाता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। इन टाइपिकल टेस्ट क्रॉस ऑर्गेनिज्म शोइंग रिसेसिव फिनोटाइप इज क्रॉस विथ रिसेसिव पैरेंट। क्या ये रिसेसिव फिनोटाइप था? ना 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 ना, ये आपका डोमिनेंट फिनोटाइप था। हेट्रोजाइगस ये टॉल बनाता था। तो क्या रिसेसिव फिनोटाइप वाले को रिसेसिव पैरेंट से क्रॉस करा रहे हैं? नहीं, हम किसको क्रॉस करा रहे हैं? हेट्रोजाइगस को क्रॉस करा रहे हैं रिसेसिव पैरेंट से। तो रीजन क्या हो गया? गलत। सो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक पैराग्राफ दे रखा है और ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन होते हैं बेटा। आपको कुछ भी नहीं आता ना तब भी ये क्वेश्चन कर सकते हो। ये आपके मार्क्स देने वाले क्वेश्चन होते हैं। कैसे? बताती हूँ। सब कुछ आपको पैराग्राफ में मिल जाएगा, आपको बस उसको पढ़ के मार्क करना है आंसर। देखो यहाँ पे क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पढ़ो। एसोसिएशन बिटवीन जेनस ऑफ एकाशिया एंड, ये जो नाम दे रखा है स्यूडोमाइरेमेक्स जो भी दे रखा है, बड़े टफ से नाम होते हैं। ये एंट की स्पीशीज है, ठीक है? स्पीशीज ऑफ एंट डिपिक्टेड पॉपुलेशन इंटरेक्शन इनके बीच कौन सा है? तो जरा पढ़ो यहाँ पे पहली दूसरी लाइन में ही आपको मिल जाएगा। देखो म्यूचुअलिज्म, इनके बीच कैसा रिलेशन है? म्यूचुअलिज्म। सी ऑप्शन करेक्ट। बिल्कुल साधारण सा क्वेश्चन आपको दे रखा है। नेक्स्ट, इन एक्सचेंज ऑफ फूड शेल्टर एंड प्रोटेक्ट एकासिया फ्रॉम अटैक ऑफ। देखो यहाँ पे लास्ट लाइन में देखा दे रखा है, क्या दे रखा है? रेजिडेंट एंट्स विगरसली गार्ड करती है रिसोर्स अगेंस्ट द एनरोचमेंट बाय नियर बाय ऑल कमर्स। जितने भी लोग आसपास आएंगे प्लांट के, उसको क्या करेगी? प्लांट को दूर भगाएगी काट काट के। एंड क्या करेगी? काट लेगी, ठीक है? जो भी अकाशिया प्लांट के करीब आएगा, ताकि कोई इसको करीब ना आए और अकाशिया को कोई नुकसान ना पहुंचाए। तो एंड क्या करती है? गार्ड करने का काम करती है। अब एक बात बताओ, प्लांट के करीब कौन आएगा? जो प्लांट को खाना चाहे, है ना? प्लांट के करीब कौन आएगा? जो प्लांट्स को खाना चाहे। तो प्लांट्स को कौन खाते हैं बेटा? हर्बीवोर्स खाते हैं। इसलिए आपका सी वाला ऑप्शन क्या जाएगा? करेक्ट जाएगा यहाँ पे। प्लांट को कौन खाते हैं? हर्बीवोर।
इसलिए आपका सी ऑप्शन करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट, इन द अबव सजेशन रिलेशनशिप टू स्पीशीज इज एग्जाम्पल ऑफ व्हाट। एक बात याद करो, मैंने कहा था जो लोग म्यूचुअलिज्म शो करेंगे, यानी कि तू है तो मैं हूं, तू नहीं तो मैं भी नहीं, ऐसा वाला चीज शो करेंगे, तो वो क्या साथ साथ जिएंगे और साथ साथ मरेंगे? हाँ। अगर एक में बदलाव हुआ तो क्या दूसरे को भी बदलाव करना पड़ेगा? हाँ। इसी को कहते हैं हम को इवोल्यूशन। एक में बदलाव हुआ तो दूसरा भी बदलाव करेगा, तो ये हो जाएगा आपका को इवोल्यूशन। ओके, मूविंग अहेड, आपसे पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन इसी चीज से रिलेटेड, रिमूवल ऑफ रेसिडेंट एंड फ्रॉम एकाशिया। अगर एंड को हम हटा दे तो एकाशिया का क्या होगा? बेचारा ये वाला रिलेशन फॉलो कर रहा है ना, तू है तो मैं हूं, तू नहीं तो मैं नहीं, तो अगर एंड को हटा दिया गया तो इसका ग्रोथ भी क्या हो जाएगा? कम। सो रिड्यूस ग्रोथ ऑफ एकाशिया हो जाएगा, रिड्यूस ग्रोथ ऑफ एकाशिया। और सेम टू सेम एंड का भी ग्रोथ क्या हो जाएगा? कम। सो रिड्यूस पॉपुलेशन ऑफ एंट स्पीशीज। 1 and 3 स्टेटमेंट्स आर ट्रू, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही चला जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है बेटा, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस से पढ़ना होता है और समझना होता है उसे। ठीक है, कोई भी चीज आपको टफ नहीं लगेगा अगर आपने चीजें पढ़ रखी हैं जो मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन इसी से रिलेटेड। यहाँ पे एक ग्राफ दे रखा है और बता रखा है कि अगर विदाउट एंट है, ये बस कंफ्यूज करने के लिए ग्राफ दे रखा है, वैसे इससे कोई मतलब है नहीं, पर फिर भी बता देती हूँ। विदाउट एंड मतलब एंड्स के बिना एकाशिया में क्या हो रहा है? इंसेक्ट्स, हर्बीवोरस इंसेक्ट्स उन्हें बहुत अटैक कर रहे हैं उसकी सूट पे। शूट मतलब होता है प्लांट का वह पार्ट जो जमीन से ऊपर हो, उस पूरे को हम क्या कहते हैं? शूट कहते हैं। और प्लांट का वह पार्ट जो जमीन के नीचे हो उसे हम कहते हैं रूट्स। तो शूट्स में क्या होता है? हर्बीवोरस इंसेक्ट आके चिपक जाते हैं जब एंड्स नहीं होगी, क्योंकि उसके गार्ड बॉडी गार्ड कोई नहीं है। एकाशिया की बॉडी गार्ड कौन है? इंसेक्ट, जैसा कि पैराग्राफ में बताया गया है। आपको ये याद नहीं रखना है, बस पैराग्राफ जो दिया है उसके अनुसार आंसर करना है। ठीक है, इस पोर्शन में आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, बस इतना समझना है कि पैराग्राफ में जो दिया उससे आंसर कैसे निकालें, क्योंकि ये आउट ऑफ सिलेबस है। बस पैराग्राफ दे रखा है, उससे देख के आपको आंसर निकालना है और थोड़ा सा बुद्धि लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे इस ग्राफ से वैसे कोई मतलब है नहीं, फालतू में दे रखा है आपको कंफ्यूज करने के लिए। आप डायरेक्ट इस पे आओ। अकाशिया शूट विल हैव हायर रेट ऑफ ग्रोथ विथ रेसिडेंट एंड स्पीशीज। हाँ, अगर अकाशिया और एंट स्पीशीज साथ साथ रहेंगी तो अकाशिया की ग्रोथ अच्छी होगी, तो ये ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन। दूसरे ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। अकाशिया शूट विल हैव न्यूट्रल इफेक्ट ऑन ग्रोथ। नहीं, न्यूट्रल तो नहीं होगा। एंट्स के आने पे ग्रोथ ज्यादा शो करेगा, एंट्स नहीं रहेंगी, ग्रोथ कम हो जाएगी, दुख में बेचारे की। एंड अकाशिया स्पीशीज हैव हायर ग्रोथ रेट विदाउट रेसिडेंट एंट। नहीं नहीं नहीं, इसके दुख में वो ग्रोथ नहीं कर सकता, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? गलत। ग्रोथ ऑफ अकाशिया शूट इंडिपेंडेंट ऑफ रेसिडेंट एंड स्पीशीज। नहीं, पूरी तरह से डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट कहाँ है? ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। आते हैं दूसरे ही ऐसे ही पैराग्राफ पे, दो आपका पैराग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं जनरली। दूसरे पैराग्राफ में भी सब कुछ आपको पैराग्राफ में दे रखा है, पढ़ो और आंसर निकालो। देखते हैं कैसे। देखो, पहला क्वेश्चन कह रहा है मोस्ट कॉमनली यूज यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, यूकैरियोटिक, इस वर्ड पे फोकस करना, यूकैरियोटिक पूछ रहा है। आपको ऑप्शन में दिख जाएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, जस्ट अ मिनट मुझे ढूंढ लेने दो। देखो, प्रोकैरियोट जो रिक्वायर्ड होते हैं वो होते हैं ई कोलाई और बैसिलस, ये वाला सबटाइलिस, ये तो प्रोकैरियोट्स हैं। लेकिन यूकैरियोट्स कौन है? यूकैरियोट्स सच एज बिल्डिंग बडिंग ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरिविजेई। तो बताओ अब कौन सा आंसर जाएगा? ऑफ कोर्स सैक्रोमाइसिस सेरिविजेई जाएगा, क्योंकि यूकैरियोटिक पूछ रखा है ना। आपको खाली पैराग्राफ पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना और आंसर देना है। यूकैरियोटिक में बडिंग ईस्ट यानी कि सैक्रोमाइसिस सेरिविजेई का नाम दे रखा है, तो आंसर भी क्या जाएगा? सैक्रोमाइसिस सेरिविजेई। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो ये सारी चीजें हैं, इनमें से कौन सी चीजें ईस्ट सेल से प्रोड्यूस होती है? ईस्ट से प्रोड्यूस होती है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपनी बुद्धि लगानी है। क्या बुद्धि लगानी है? रॉक्यूफोर्ड चीज कौन बनाता है? बताओ। फंजाई बनाती है। रॉकीफोर्ड चीज कौन बनाता है? फंजाई। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि ये ईस्ट तो नहीं बना, ईस्ट भी एक फंजाई है, लेकिन ये जो रॉकीफोर्ड चीज होती है वो दूसरी फंजाई से बनती है, ईस्ट वाली फंजाई से नहीं बनती, ये हमने पढ़ रखा है। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्विस चीज। स्विस चीज की बात करूं तो अभी अभी हमने पढ़ा था प्रोपियोनी बैक्टीरियम शारमानी बनाता है, यानी कि बैक्टीरिया बनाता है। प्रोपियोनी बैक्टीरियम नाम से पता चल रहा है बैक्टीरिया बनाता है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत। लाइपेज, पेक्टिनेज, जाइमेज, ये सब तो एंजाइम है, ये फूड प्रोडक्ट्स है ही नहीं,
ये जो फूड प्रोडक्ट्स हैं वो है ही नहीं, तो आपका ऑप्शन क्या जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन क्या जाएगा आपका करेक्ट जाएगा। डोसा, इडली, ब्रेड ये सब ईस्ट की हेल्प से बनता है। नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन प्रोडक्ट मेड बाय सर्टेन बैक्टीरिया हैविंग ग्रेट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। तो देखो ये पैराग्राफ में ये लाइन दे रखी है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये लाइन दे रखी है। ठीक है, मुझे कलर चेंज करने दो थोड़ा। देखो यहाँ पे ये लाइन दे रखी है, impact on human health probably most important by made by bacteria are the antibiotics। देखो एंटीबायोटिक दे दिया ना, यही आंसर आपको यहाँ मार्क करना है। क्या जाएगा, एंटीबायोटिक्स आंसर जाएगा। बस आपको पढ़ना है और मार्क करना है, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं ये। नेक्स्ट, बेस्ट नोन होस्ट सेल फॉर डीएनए क्लोनिंग एंड प्रोड्यूसिंग वेरियस काइंड्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। बेस्ट नोन होस्ट सेल, सबसे अच्छे होस्ट सेल कौन से होते हैं? तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है मैं आपको बता देती हूँ, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ई कोलाई एंड बैसिलस सबटाइलिस बोथ आर कॉमनली यूज्ड फॉर होस्ट सेल फॉर डीएनए क्लोनिंग। कॉमनली कौन यूज करते हैं? ई कोलाई को यूज करते हैं और बैसिलस सबटाइलिस को यूज करते हैं। तो ऑप्शन में आ जाओ, क्या आपको बैसिलस सबटाइलिस दिख रहा है? नहीं। ई कोलाई दिख रहा है तो उसको मार्क कर दो, आंसर हो गया आपका। इतने आसान से क्वेश्चन होते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स थे क्योंकि मैंने टफ पेपर उठाया है। मैंने आपको कहा ना मैं टफ पेपर उठाऊंगी मैक्सिमम तौर पे इधर, ताकि आपकी टफ वाली प्रैक्टिस भी हो सके। जो जो मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट बताए हैं बेटा उनको अच्छे से ध्यान में रख लेना, याद कर लेना, और जो भी लिखवाती हूँ मैं उसको लिख के याद किया करो, लिखने से जल्दी याद होता है, ऐसे पढ़ते जाओगे तो याद नहीं होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। इसके आगे का जो क्वेश्चन है ना, इसके अच्छा एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, उसको भी देख लेते हैं, 16 वाले से ही रिलेटेड है। उसके बाद सेक्शन बी का क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। द एंजाइम दैट इज नॉट रिक्वायर्ड टू मैनिपुलेट द जेनेटिक्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, एक बात बताओ मुझे, बायोटेक्नोलॉजी में आपने कौन कौन से एंजाइम पढ़े थे? बायोटेक्नोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से रिलेटेड आपने पढ़ा था रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज और लाइगेज, डीएनए लाइगेज, ये तीनों आपने पढ़ा था। क्या आपने लैक्टेज पढ़ा था? लैक्टेज आपने नहीं पढ़ा था, तो ये आपका क्या हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि पूछा नॉट रिक्वायर्ड, कौन सी चीज जरूरत नहीं है, तो आपको लैक्टेज की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आपको तीन ही चीज लगता है बायोटेक्नोलॉजी में, पहला तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, डीएनए पॉलीमरेज, और आपको क्या लगता है लाइगेज, डीएनए को जोड़ने के लिए लाइगेज लगता है। आपको पूछा गया है मैनिपुलेट जेनेटिक्स, मतलब कि रेप्लिकेशन वगैरह करने के लिए भी कह सकता है। तो रेप्लिकेशन में मैंने आपको कुछ एंजाइम बताए थे। रेप्लिकेशन के एंजाइम थे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और लाइगेज, सॉरी डीएनए पॉलीमरेज और लाइगेज। और अगर डीएनए को काटना है तो कौन सा एंजाइम था? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। लेकिन क्या हमने कभी लैक्टेज का नाम पढ़ा? तो लैक्टेज क्या हो जाएगा? नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा। मैं जानती हूँ थोड़ा सा टफ लगा होगा, क्योंकि ये मैंने टफ पेपर ही चूज किया था आपको और एक्स्ट्रा नॉलेज देने के लिए। ठीक है, टफ पेपर आ गया तब भी हम कर सके, इसलिए मैं टफ पेपर इधर चूज करूंगी आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए। ओके, इसके बाद के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपको बहुत आसान लगेंगे, इसी पार्ट में टफ होते हैं सेक्शन नंबर ए में। सेक्शन नंबर बी एक बार मोटी मोटा देख लेते हैं हम लोग, ताकि आपको लगे कि आसान है। देखो सेंट्रल डॉगमा मैंने बता रखा है, सेंट्रल डॉगमा क्या होता है अच्छे से डिटेल में बता रखा है, प्रपोज बाय फ्रांसिस क्रिक ने खुद ही दे दिया। इसके बाद ये क्या कह रहा है कि कमेंसलिज्म से रिलेटेड बताओ। कमेंसलिज्म आप बता सकते हो, मैंने पढ़ा रखा है, एग्जाम्पल सहित पढ़ा रखा है। फिर राइट टू क्लोजली रिलेटेड लिंक जीन कंट्रोल थैलासीमिया, थैलासीमिया वाली चीजें मैंने आपको जेनेटिक डिसऑर्डर वाले लेक्चर्स में बता रखी है। ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन थैलासीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया, ये अगेन मैंने जेनेटिक डिसऑर्डर वाले में बता रखा है। फिर आपको पूछ रहा है एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ पॉलिनेशन इन मेरीन ग्रासेस एंड सी लाइक जोस्टेरा। तो याद करो वाटर पॉलिनेशन होता था, वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता था। ठीक है, वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता था। ऐसे सारे क्वेश्चन है आपके, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में हम ये सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, और ये वाले क्वेश्चन आपको कंपैरेटिवली बहुत इजी लगेंगे। देखो जो एक एक मार्क्स के क्वेश्चन है ना, वो कभी कभी थोड़ा थोड़ा इधर उधर से दे देता है, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपके जो ज्यादा स्कोर वाले मार्क्स हैं, ज्यादा स्कोर वाले क्वेश्चन है ना, वो आपको इजी पड़ेंगे। ठीक है, इसके आगे वाले जितने भी ज्यादा स्कोर के क्वेश्चन है उसमें से मैक्सिमम आपसे सॉल्व हो जाएंगे। आप देखना नेक्स्ट क्लास में, आप बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होना। ठीक है, मैं हूं ना आप लोग के साथ, डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। आराम से सॉल्व करो, अच्छे से हो जाएगा, आप अच्छे नंबर ले आओगे। ठीक है, बस बार बार रिविजन करना जरूरी है बेटा, मैं बार बार आपसे कहूंगी बार बार रिविजन करो। और जो ये सेशन ले रही हूँ पीवाईक्यू का, इसमें मैं आपको एक्स्ट्रा चीजें बता रही हूँ, उसको भी नोट डाउन करके रिवाइज करो।
ओके, कुछ ही दिन रह गया है, प्रैक्टिस अच्छे से और बूस्ट अप कर दो। विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।